10 तारीख को 10th क्लास का मैथमेटिक्स का फाइनल एग्जाम है। इस वीडियो में मैं आपके साथ 10th क्लास का मैथमेटिक्स बेसिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगा, क्योंकि आपके पेपर में कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ये जो पेपर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ये कंपार्टमेंट एग्जाम का पेपर है जो जुलाई 2024 में हुआ था, और इसका सेट 1 में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। मैं आपको सभी एमसीक्यू डिटेल में यहां समझाऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना और अपने सभी दोस्तों से शेयर कर देना जो भी 10th क्लास का एग्जाम देने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि a बराबर है 2 की पावर 7 गुना में 3 की पावर 10 है और b बराबर है 2 की पावर 3 गुना में 3 की पावर 7 है, तो HCF AB है। मतलब आपको a और b का HCF निकालना है। बेटा HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहते हैं। और HCF के लिए हमें वो कॉमन फैक्टर लेने होते हैं जिनकी पावर कम होती है। तो यहां पर देख लीजिए, इसमें 2 की पावर 3 है और यहाँ 2 की पावर 7 है, तो हमें कम पावर वाला लेना है। और यहाँ पर 3 की पावर 7 और यहाँ 10 है, तो हमें 7 वाला लेना पड़ेगा। तो हमारा HCF बन जाएगा C, 2 की पावर 3 गुना में 3 की पावर 7। प्रश्न नंबर 2, एक रैखिक समीकरण निकाय a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये एक रैखिक समीकरण निकाय दिया गया है और इसके द्वारा बताया गया है कि a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 और b2 है, जहां a1 a2 b1 b2 जीरो के बराबर नहीं है। अब इनमें कौन सा कथन सत्य है आपको ये बताना है। बेटा यहां पर हमें c1 ओवर c2 की वैल्यू नहीं बताई गई, तो यहां पर दो संभावनाएं बन जाएंगी। पहली संभावना बनती है a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 इज इक्वल टू c1 ओवर c2। अगर ये केस बनता है तो यहां पर अनंत हल हो सकते हैं। बेटा अनंत, अनेक हल हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहां हो सकते हैं। और दूसरा केस क्या बन सकता है, दूसरा बनेगा a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2, ये दिया गया है, इज नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2। मान लेते हैं यह कंडीशन आ जाती है। जब यह कंडीशन आएगी तो उस समय में इसका कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन आएगा। बेटा तो आपके दो ऑप्शन पॉसिबल है, तो इसका उत्तर डी बन जाएगा। प्रदत्त निकाय का कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन, जब ये कंडीशन आ गई है दूसरे वाली। अथवा अपरिमित रूप से अनंत हल हो सकते हैं जब ये ऊपर वाली कंडीशन आती है। तो आंसर आपका बन गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, बिंदुओं जो पॉइंट ए है उसकी वैल्यू 3 और -1 तथा बिंदु बी 7 और 5 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक 5a और 2b हैं। a प्लस बी का मान आपको ज्ञात करना है। अब यहां पर क्या दिया गया है, एक रेखाखंड दिया गया है। रेखाखंड में बनाता हूं। मान लीजिए ये कोई रेखाखंड है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। जो ए पॉइंट है उसका मान दिया है बेटा यहाँ पर 3 और -1, और जो पॉइंट बी है उसका मान दिया गया है 7 और 5। अब इनका जो मध्य बिंदु है वो भी दे रखा है 5a और 2b। अब आपसे a प्लस बी की वैल्यू पूछी है। बेटा आपको पता है किसी भी रेखाखंड में जो मध्य बिंदु होता है, मान लो हमने c मान लिया, इस c की वैल्यू क्या होती है, a प्लस बी का औसत होती है, a प्लस बी बाई 2 होती है। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू निकाल देंगे। पहले x की वैल्यू निकालते हैं, कितना बनेगा, जो हमारे पास x1 और x2 है, यानी 3 प्लस 7 को 2 से भाग कर दो, 10/2 यानी 5 आ जाएगा, यानी ये हमारे पास आ गया है 5। अब दूसरा निकालते हैं y1 और y2, -1 प्लस 5/2, बेटा 4/2 यानी 2 आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास 2। समझ आ गया होगा। तो हमारे पास 5a बराबर 5 है और 2 भी हमारे पास 2 आ गया। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी है, 1 है बेटा, तभी तो 5 बना। और b की वैल्यू कितनी है, ये भी 1 है। तो a भी 1 है, b भी 1 है। हमें निकालना क्या है, a प्लस b। तो a प्लस b कितना हो गया हमारे पास, 1 + 1, आंसर आ गया हमारा 2। तो उत्तर आ गया c। ठीक है। अभी इसी प्रश्न को आपसे थोड़ा घुमाकर पूछ सकते हैं। इस बार आपसे क्या पूछेंगे कि बिंदु a और बिंदु b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बेटा दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर आपको ज्ञात करनी है तो उसका फॉर्मूला आपको पता होगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला पुट करना है। यहाँ पर ये x2 है, ये x1 है, यानी 7 - 3 हो जाएगा, और ये y2 है, ये y1 है। इनकी वैल्यू पुट करके आप निकाल लेना। तो आपसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, समीकरण 3x² + 12 = 0 के, अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, मूल के बारे में आपसे पूछा गया है। ये जो
इक्वेशन है बेटा इस फॉर्म की है ये कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला हमारे पास है। अब इस इक्वेशन में यहां पर बी क्या है ही नहीं, बी की वैल्यू है 0, बी बराबर यहाँ 0 है। तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और डिस्क्रिमिनेंट डी का फॉर्मूला होता है विविध कर जिसको बोलता है डी बराबर है बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला हमने पुट करना है। तो यहाँ क्या वैल्यू आएगी, बी हमारी 0 है, 0 का स्क्वेयर माइनस 4, ए हमारा इस बार कितना है 3, 3 गुणा में सी हमारा कितना है 12, तो 12 4 3 12 12 144, यानी डी हमारा गया माइनस 144। तो ये जो डी की वैल्यू आई है, डी हमारा इस बार क्या आ गया, डी हमारा आ गया है लेस देन 0, माइनस में है तो 0 से कम है। और जब डी 0 से कम होता है उस समय उसका कोई मूल वास्तविक नहीं होता, नो रियल रूट आता है बेटा, कोई मूल वास्तविक नहीं है। तो इसका उत्तर क्या बन जाएगा, यहाँ उत्तर आपका बनेगा बी, कोई मूल वास्तविक नहीं है। समझ में आ गया होगा। अगर डी की वैल्यू हमारी 0 के बराबर आती, डी बराबर 0 आ जाता, तो उस समय क्या बनता हमारा, उसमें एक हल होता, रिपीटेड वन रियल रूट होता। और अगर डी हमारा ग्रेटर देन 0 आ जाता तो उस समय क्या बनता, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट बनते, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट बन जाते उस समय। तो अब हमारा डी लेस देन 0 आया है तो उत्तर हमारा बी हो गया है। अगर प्रश्न नंबर 5, दी गई आकृति में यदि ट्रायंगल एबीसी में डीई पैरेलल बीसी है तो निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण सत्य है। आप ध्यान देंगे तो बेटा यहाँ पर बीपीटी का प्रयोग आपको करना है क्योंकि डीई पैरेलल बीसी है। और इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एडी और AB की रेशियो AE और AC की रेशियो बराबर होती है। तो ये ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन बी में, तो उत्तर आपका बन गया, तो उत्तर आपका बन गया बी, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रेखा जो एक वृत्त को 2 भिन्न बिंदुओं पर काटती है कहलाती है। बेटा आपके पास एक वृत्त है, इस वृत्त को कोई रेखा 2 भिन्न बिंदुओं पर काटती है। तो ये एक रेखा है, यह बिंदु ए और बिंदु सी पे इस वृत्त को काटती है। तो इस रेखा को क्या कहेंगे, इसको हम बोलते हैं छेदक रेखा, सिकेंट इंग्लिश में बोलते हैं। यह जीवा नहीं है बेटा, जल्दबाजी में गलती मत करना। जीवा क्या होती है, जो 2 बिंदुओं को वृत्त पर मिलाती है। मान लो एक बिंदु यहाँ होता ना, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, ये जीवा थी, ये वाली हमारी ये जीवा है। ठीक है, ध्यान रखना बेटा इस बात का। ये जो ऊपर है ये छेदक रेखा है, सीकेंट है ये, क्योंकि सीकेंट 2 बिंदुओं को काटता है और जो जीवा होती है 2 बिंदुओं को मिलाती है। क्वेश्चन नंबर 7, यदि tan a बराबर 3/4 है तो साइन स्क्वेयर a प्लस कोस स्क्वेयर a बटे में sec a बराबर है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग tan a की वैल्यू क्या निकलती है, tan a के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा LAL अपॉन KA। बेटा L से बनता है लंब, A से बनता है आधार और L से लंब, यानी लाल का कैसे कर्ण, K से कर्ण और A से आधार, और tan होता है लंब बटे आधार। तो tan A 3/4 दिया गया है, तो लंब यहाँ हमारा बनेगा 3 और जो आधार है वो बनेगा 4। तो यहाँ से आप कर्ण निकाल लें। और पाइथागोरस थ्योरम पता है आपको कि जो कर्ण का वर्ग होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। तो लंब का वर्ग 3 3 9 4 16 25 यानी 5, ये हमारे पास कर्ण आ गया 5। अब इसको सोल्व करते हैं, यानी हाइपोटेन्यूज हमारे पास 5 आ गया है। अब साइन स्क्वेयर a प्लस कोस स्क्वेयर a आपको पता है किसके बराबर होता है, साइन स्क्वेयर a प्लस कोस स्क्वेयर a की वैल्यू बेटा 1 होती है। तो इसके लिए हम 1 रख देंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसकी वैल्यू बन जाएगी 1/sec a, और 1/sec a किसके बराबर बन जाएगा, वो बन जाता है कोस के बराबर, यानी कोस a। इसकी वैल्यू आ गई पूरी कोस a। तो अब हमें कोस की वैल्यू निकालनी है, कोस a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। फिर से पाइथागोरस थ्योरम देख लीजिए, अभी हमने इसकी वैल्यू निकाल दी थी कि जो हमारे पास लंब था वो 3 था, आधार 4 था और कर्ण हमारा 5 आया था। और मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, लाल का LAL KA, और ये बीच वाला कोस के बराबर होता है। तो आधार बटा कर्ण, आधार हमारा 4 है और कर्ण हमारा 5 है, तो 4/5 हमारा उत्तर बनेगा। आंसर बन जाएगा 4/5, उत्तर बी आपका आएगा। तो आपको बी को यहाँ चूज करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8।
एक कार 30 मीटर ऊंची मीनार के आधार से दूर जा रही है। जब यह कार मीनार के आधार से 10√3 मीटर की दूरी पर है तो इससे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है। बेटा डायग्राम ड्रॉ करता हूं फिर समझेंगे आप लोग। कोई भी मीनार है, मान लीजिए ये कोई मीनार है, इसकी ऊंचाई है 30 मीटर और एक कार इसके आधार से चली गई 10√3 मीटर दूर चली गई है, ऊंचाई है इसकी 30 मीटर। तो ये मीनार है। अब इससे इसका उन्नयन कोण निकालना है। बेटा उन्नयन कोण कौन सा होता है? जो होरिजन के साथ एंगल बनता है, उन्नयन कोण आपको ये निकालना है। अब यहाँ पर आपको फिर से टेन थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर एक तो उसके एडजेसेंट वाली साइड ले ली गई है, एक उसके अपोजिट वाली साइड ली गई है, तो टेंजेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और अब जो वैल्यू दी गई है टेन थीटा किसके बराबर आ जाएगा? बेटा वो आएगा अभी 30/10√3 के, क्योंकि अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था लाल का LAL/K जो टेन होता है लंब बटे आधार होता है। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो यहां से जीरो कैंसिल हो जाएगी। तो टेन थीटा हमारा किसके बराबर बन गया? टेन थीटा बन गया 3/√3 और 3 को हम क्या लिख सकते हैं? √3 गुना में √3 बटे में √3, एक √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो टेन थीटा आ गया हमारा √3 और टेन थीटा √3 के बराबर आ गया है। अगर आपको जो टेबल याद है तो आपको पता होगा टेन थीटा √3 कब आता है? जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होती है, तो आपका आंसर बन जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, त्रिज्या आर वाले वृत्त पर जब एक चाप केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है तो संगत वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है। बेटा आपके पास एक वृत्त है, इस पर एक आर त्रिज्या वाली चाप है। मान लीजिए ये कोई चाप है, इस चाप ने इसके केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बना दिया, ये कोण बन गया हमारा 90 डिग्री का। ठीक है, तो संगत वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होगा? अब आपको इस वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताना है। ये जो त्रिज्याखंड बन गया है पूरा, इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। जो वृत्त है उसके त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपको पता है कितना होता है? जो वृत्त का त्रिज्याखंड है उसका क्षेत्रफल होता है πr² θ/360। अब यहाँ पर थीटा कितना 90 डिग्री है, तो फॉर्मूला बन गया हमारा πr² 90/360। 90 से 360 कट जाए, 90 1 4 जा, तो ये आ गया हमारे पास 1/4 πr²। तो आपका उत्तर बन गया बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वर्ग अंतराल 30 से x का वर्ग चिन्ह 36 होने के लिए x का मान है। यहाँ पर एक वर्ग अंतराल दिया है 30 से x तक और इसका वर्ग चिन्ह 36 है, तो आपको बेटा x की वैल्यू बतानी है। जो भी वर्ग चिन्ह होता है वो किसी भी वर्ग अंतराल के अपर लिमिट और लोअर लिमिट का औसत होता है। तो यहाँ पर जो 36 है वो 30 + x/2 के बराबर है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट के एवरेज के बराबर आ गया। आर पर गुणा कर दीजिए, 30 + x बराबर में 72 और x विल बी इक्वल टू, उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, ये आ गया हमारा 42। तो उत्तर आपका आ गया डी। समझ गए होगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11, संख्याओं -3 -2 -1 0 1 2 3 में से यादृच्छिक एक संख्या चुनी गई है। इस चुनी गई संख्या के वर्ग के 1 या 1 से कम होने की प्रायिकता है। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये 7 संख्याएं दी गई हैं बेटा, इनमें से बारी बारी से एक एक संख्या निकालनी है। तो आप कितनी संख्या मैक्सिमम निकाल पाएंगे? 7। जब आप संख्या निकालोगे तो चुनी गई संख्या का जो वर्ग है उस संख्या को आपने निकाला, उसका वर्ग देखना। मान लो आपने पहली बार एक संख्या निकाली, वो -3 बाहर आ गई। अब इसका वर्ग कर लें बेटा, -3 का वर्ग क्या बनेगा? 9 बन जाएगा। तो इसका 1 या 1 से कम होने की प्रायिकता, यानी जो संख्या हमने निकाली है वो या तो 1 हो या 1 से कम हो वर्ग करने पर। तो आप देख लीजिए किस किस का बनेगा। तो हम अगर -1 को निकालते हैं तो -1 का वर्ग अगर हम करेंगे तो वो बनता है 1। अगर हम 0 निकालते हैं तो 0 का वर्ग कितना बनता है? 0। और 1 निकालते हैं तो 1 का वर्ग कितना बनता है? 1। केवल ये 3 संख्याएं हैं जिनका वर्ग 1 या 1 से कम होगा। तो टोटल वैल्यू हमारी 7 है। 7 में से 3 बार ऐसा काम हो सकता है 1 या 1 से कम। तो उत्तर हमारा बनेगा सी 7/3। समझ आ गया होगा। प्रश्न नंबर 12,
सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तथा दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। बेटा लघुत्तम समापवर्तक वो होता है जो दोनों संख्याओं को भाग कर देता है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? वो होती है 3। कुछ बच्चे दो सोच रहे हैं बेटा, दो सम संख्या है जो अभाज्य है, तो सबसे छोटी 3 है जो विषम है और अभाज्य है। और दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? वो 99। इसका एलसीएम निकाल लीजिए, लघुत्तम निकालना आता है। 3 एकम 3 और 33 तिया 99, फिर 3 से भाग कर देंगे। 3 एकम 3, 11 तिया 33, अब नहीं कटेगा ये, या 11 से कर लीजिए 1 और 1, तो 3 तिया 9 और 11 निम 99, तो आंसर आ गया हमारा बी 99। इसका एलसीएम आ गया है। क्वेश्चन नंबर 13, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल 1 है तो दूसरा मूल क्या है? बेटा आपको पता है जो मूलों का योगफल होता है वो अल्फा प्लस बीटा करके हम लिखते हैं, और वो बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के। और जो मूलों का गुणनफल होता है अल्फा बीटा वो होता है सी अपॉन ए के। आप कोई सा भी फॉर्मूला यहाँ से यूज कर लें, हम पहले वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा बी है वो -4 है, तो यहाँ माइनस इंटू -4, और ए हमारा कितना है 1, तो यहाँ कितना आ गया? ये बन गया 4। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा हमारा एक मूल दिया गया, इनमें कोई भी एक मूल हमारा 1 है, मान लो ये 1 है, तो बीटा कितना होगा? इसको उस तरफ ले जाओ, माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 1 3, तो हमारा उत्तर बनेगा सी। आंसर हमारा आ गया है 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी नहीं है? ध्यान से पढ़े बेटा, नहीं पूछा गया है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है, इसका उत्तर है DRHS। प्रश्न नंबर 15, व्यंजक sec की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वेयर थीटा बराबर है। बेटा इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, थोड़ा सा ध्यान से करना क्वेश्चन को। इसमें क्या करेंगे, पहले इस फॉर्मूले के अंदर से हम सेक स्क्वेयर थीटा कॉमन ले लेते हैं। सेक स्क्वेयर थीटा जब कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बच जाएगा? सेक स्क्वेयर थीटा -1 अंदर बच जाता है। और अब आपको पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा वो बराबर होता है सेक स्क्वेयर थीटा की। ये वैल्यू होती है बेटा सेक स्क्वेयर थीटा की। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हमारा सेक स्क्वेयर थीटा है इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, ये वाली, तो ये कितना बन जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा, और अंदर क्या बचेगा? यहां से हम इस 1 को उस तरफ ले जाएं तो सेक स्क्वेयर थीटा -1 बराबर टेन थीटा, इसकी वैल्यू आ जाएगी टेन स्क्वेयर थीटा, ये भी आ जाता है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, टेन स्क्वेयर थीटा बन जाएगा बाहर, प्लस में स्क्वेयर और स्क्वेयर, टेन की पावर 4 थीटा, यानी हमारा उत्तर बन गया सी, टेन स्क्वेयर थीटा प्लस टेन की पावर 4 थीटा। ठीक है, प्रश्न नंबर 16, यदि किसी वृत्त की एक चाप की लंबाई जो वृत्त के केंद्र पर कोण थीटा बनाती है संख्यात्मक रूप से इसके द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल के बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या है। बेटा क्वेश्चन को समझें, एक वृत्त आपको दिया गया है, अब इस वृत्त की कोई एक चाप है, मान लीजिए इसकी एक चाप है, इस चाप ने वृत्त के केंद्र पर थीटा एंगल बना दिया, इसने थीटा का कोण यहां बना रखा है। ठीक है, अब संख्यात्मक रूप से जो इस चाप की लंबाई है, यानी यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई है ये वाली, ये लंबाई इसके त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल है त्रिज्याखंड का, इसके बराबर है। तो जो चाप की लंबाई होती है बेटा, किसी भी वृत्त की चाप की लंबाई है, उसका फार्मूला अगर आपको पता हो तो मैं बता देता हूं, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, ये चाप की लंबाई है और ये बराबर है इसके क्षेत्रफल के, वो बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ये दोनों बराबर हैं। तो आप यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, यहाँ 360 कैंसिल हो जाएगा, थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाता है, और एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, यानी आर हमारा किसके बराबर है? 2 यूनिट के बराबर आएगा, 2। तो उत्तर हमारा बी बनेगा बेटा, आंसर बी, 2 इकाइयां। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, एक आंकड़े में 16 प्रेक्षण हैं जिन्हें उनके मूल्यों के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। आंकड़ों का माध्य जिस प्रेक्षण का मान है वह है। बेटा 16 ऑब्जर्वेशन कुल है, आपको इनका माध्य यानी मीडियन निकालना है। जब किसी भी डाटा सेट में अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं, इवन का मतलब सम संख्या में, 16 सम संख्या है, तो आपको जब माध्य निकालना है तो वह मिड वैल्यू का एवरेज होता है। जब इवन नंबर की टर्म्स होती हैं तो हमें जो मिड वैल्यू निकालनी है उसके लिए फॉर्मूला होता है जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है
उसको हम 2 से भाग कर देते हैं, n मान लो टोटल टर्म है, प्लस जो n/2 + 1, इनका एवरेज हम निकाल देते हैं। टोटल टर्म हमारे पास 16 है, तो 16/2 यानी 8, और 16/2 + 1 यानी 8 + 1 9, यानी 8वें और 9वें प्रेक्षण का औसत आपका माध्य होगा। तो आंसर आपका बनेगा सी, 8वें और 9वें प्रेक्षण का औसत। अगर आपके पास यह इवन नंबर ना होगे, ओड नंबर होता, तो आपका माध्य क्या होता, यह आप स्वयं ट्राई करें। हो सकता है आपके पेपर में ओड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन आ जाए। प्रश्न नंबर 18, यदि त्रिज्या कैपिटल आर वाले एक गोले का आयतन त्रिज्या स्मॉल आर वाले अर्धगोले के आयतन का 16 गुना है, तो कैपिटल आर रेशो स्मॉल आर है। बेटा आपके पास एक गोला दिया गया है, ये मान लीजिए एक गोला है, और एक आपको एक अर्धगोला दिया गया है। अर्धगोला इस प्रकार से बेटा अर्धगोला होता है, ये मैं थोड़ा डायग्राम सा बना रहा हूं, ये अर्धगोला है। इस गोले की त्रिज्या है कैपिटल आर और अर्धगोले की त्रिज्या है स्मॉल आर। अब अब गोले का जो आयतन है वो अर्धगोले के आयतन का 16 गुना है, और जो गोले का आयतन उसका फॉर्मूला आपको पता है, वो होता है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ये अर्धगोले के आयतन का 16 गुना है, तो 16 गुना में अर्धगोले का आयतन ले लेते हैं हम। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। अब जो यहाँ पर कॉमन चीजें वो काट दीजिए, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और इस 4 को जब हम इस तरफ लाएंगे तो भाग में आ जाएगा, तो 4 से 4 चौक 16, ये भी कैंसिल हो जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग कि 4 से हमने 16 को काट दिया तो वहां 4 बच जाता है, तो 4 चौक 16, तो हमारे पास वैल्यू बच जाती है कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू 8 स्मॉल आर क्यूब, और 8 को हम लिख सकते हैं 2⁻³ स्मॉल आर क्यूब। तो वैल्यू क्या बन जाएगी, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेते हैं, हमारे पास जो वैल्यू बनेगी, मैं ऊपर लिख रहा हूं, जो कैपिटल आर है, कैपिटल आर विल बी इक्वल टू 2 स्मॉल आर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो क्या बन जाता है कि कैपिटल आर बटे में स्मॉल आर इज इक्वल टू 2/1, ये आ जाता है। तो हमारे पास जो रेशियो बनेगी 2:1 बनेगी, 2/1, तो उत्तर हमारा बनेगा बेटा बी, 2:1 आपका उत्तर बन जाएगा। अब प्रश्न नंबर 19 और 20 अभिकथन और तर्क पे आधारित हैं। दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक अभिकथन है एक तर्क है। आपको यहाँ पर 4 हिंट दिए गए हैं, अपना उत्तर इन 4 ऑप्शन के अनुसार देना है। एक बार देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 19, अभिकथन ए दिया है, बिंदु x-3 और y5 की x अक्ष से दूरी 3 इकाई है, यह बात गलत है। तर्क दिया गया है, एक बिंदु की भुज उसकी y अक्ष से दूरी निर्धारित करती है, बेटा ये बात सही है। यानी अगर हमारा अभिकथन गलत है और आर सही है तो हमारा उत्तर बनता है डी। ध्यान रखना, तो आंसर डी बन गया है। प्रश्न नंबर 20, अभिकथन ए 2 + √2 एक अप्रिमेय संख्या है, बेटा सही है, आप पहचान सकते हैं क्योंकि एक परिमेय और अप्रिमेय संख्या का जोड़ हमेशा अप्रिमेय होता है। अब तर्क दिया गया है, एक शून्येतर परिमेय संख्या तथा एक अप्रिमेय संख्या का योगफल हमेशा एक अप्रिमेय संख्या होता है, यही बात अभी कही थी, तो ये भी सही है, और यही इसकी व्याख्या है कि ये अप्रिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि जो नीचे बात कही गई है। तो ए भी सही है, आर भी सही है, और आर ए की सही व्याख्या है, तो इसका उत्तर बनेगा ए। तो ये बेटा मैंने आपके साथ सभी एमसीक्यू डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों से शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। आपका पेपर भी इसी प्रकार का रहेगा। कल एक क्वेश्चन पेपर और मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं बाकी प्रश्न भी आपको एक बार दिखा देता हूं, आप वो भी देख लीजिए। आपका पेपर भी कुछ इसी प्रकार का रहेगा, इसी तरह के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। ये मैं आपको बाकी के और प्रश्न भी दिखा रहा हूँ, एक बार इनको सोल्व कर लेना। बीपीटी थ्योरम आप लोग जरूर पढ़ लेना, बीपीटी थ्योरम से आपके पेपर में प्रश्न जरूर आएगा, आप बेटा पढ़ लेना इस चीज को, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन को सोल्व कर लें। बेटा ये 25वां क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार का प्रश्न भी आपके पेपर में आता है, जरूर आएगा, ध्यान रखना। ये इंग्लिश मीडियम में दिया गया है। एक बार सभी प्रश्न देख लीजिए।
द सेम सेक्शन से लगभग प्रश्न आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यही पेपर आएगा, लेकिन ऐसा ही पेपर आपसे पूछा जाएगा, केवल स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी, सेक्शन यही रहेंगे। देख लीजिए बेटा, केस बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। वीडियो पॉज करें, स्क्रीनशॉट लें और इनको सोल्व करने का प्रयास करें। बेटा इस तरह का प्रश्न हमने अभी एमसीक्यू में भी किया था। तो वीडियो को अपने दोस्तों से भी शेयर कर देना जो भी 10th क्लास का पेपर देने वाले हैं। तो मैंने कंप्लीट पेपर बेटा आपको दिखा दिया है। अच्छे से तैयारी करें और अच्छे से पेपर करके आएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।